सबसे पहले पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा विचार दिया। हम लोग उस विचार पे आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। एक बार मैं बोलूंगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं, और आप बोलिए जिसकी कोई दवाई नहीं। मैं कहूंगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप कहिए जिसका समाधान नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि पहले इंजीनियर था वकालत करने से पहले, तो हमें यही सिखाया गया। खासतौर पे जब मैं मारुति में था, जापान की कंपनी थी, तो वहां एक ही बात सिखाई जाती है, और जापानियों में आज भी ये स्कूलों में सिखाया जाता है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। जापानियों का कहना है कि सुनामी, आंधी, तूफान, जो प्रकृति प्रदत्त समस्याएं हैं, उसका इलाज तो करना शायद असंभव हो, लेकिन मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती। और हम भगवान की दी हुई समस्याओं से परेशान नहीं हैं। हम किसकी समस्याओं से परेशान हैं? मानव निर्मित। और भारत की कोई भी समस्या वर्ल्ड वाइड भी नहीं है। आप उठा के देखिए, एक एक करके एक बार लिस्ट करना शुरू करिए। आपके घर में अखबार आता होगा, अखबार में जितनी समस्याएं, अखबार में समस्या निकलती है, कभी समाधान तो निकलता नहीं है। अखबार पढ़िए, समस्या लिखिए। न्यूज चैनल पे भी समस्या दिखाई जाती है, अस्थायी समाधान क्या है, उसका रूट काज क्या हो, तो दिखाया नहीं जाता। सोशल मीडिया यूज करते हैं तो भी आपको फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर उन प्रॉब्लम्स को आप लिखेंगे, देखेंगे, उसकी वाईफाई एनालिसिस करेंगे, उसमें 5 बार वाई लगाएंगे, तो फिर आपको बात समझ में आएगा, अच्छा इसका ये इलाज हो सकता था, इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, क्योंकि भारत की पूरी कोई भी समस्या दुनिया के 200 देशों में नहीं है। भारत की कुछ समस्याएं ऐसी हैं भारत में, लेकिन दुबई में नहीं है, कुवैत में नहीं है, बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। भारत की कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो दिल्ली में तो है, लेकिन सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। बस दिक्कत केवल यही हो रही है, समस्या की बात हो रही है, मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या है, इस पे चिंतन नहीं हो रहा है। अखबारों में भी समस्या लिखी जा रही है, न्यूज चैनलों पर भी समस्या दिखाई जा रही है, हमारे यूट्यूबर भी लगातार समस्या बता रहे हैं, लोकसभा में भी समस्या पे चर्चा हो रही है, राज्यसभा में भी समस्या पे चर्चा हो रही है, विधानसभा में भी समस्या पे चर्चा हो रही है। तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं, रूट काज और परमानेंट सोल्यूशन पे नहीं कर रहे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, 80% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। केवल 2 काम कर दिया, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, काला बाजारी खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, तो खान पान की वस्तुओं पे थूकना, पेशाब करना, मलमूत्र मिलाना बंद हो जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तो सड़क के किनारे अवैध निर्माण करना बंद हो जाएगा। 2 ही काम करना है, जिसमें 75 वर्षों में काम नहीं हुआ। और कानून का खौफ कैसे पैदा होगा? जब हमारा कानून कठोर होगा और सजा 6 महीने, साल भर के अंदर मिलना शुरू हो। कल एक बड़े सज्जन बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किए थे, और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो मैं भी पीछे बैठा हुआ था, मेरा दूसरा मैटर था, मैं भी वेट कर रहा था। आई थिंक उनका आइटम 10 या 11 था, मेरा आइटम 16 था, तो मैं भी वेट कर रहा था बैठे। उनका यह कहना था, साहब ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के केस 1 साल में डिसाइड हो जाए, हाई कोर्ट में केस 1 साल में डिसाइड हो जाए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस 1 साल में डिसाइड हो जाए। वो चाह रहे थे टोटल जो है मैक्सिमम जो चले कोई भी केस, वो कितना चले? 3 साल। और वो आज अखबारों में छपा भी है।
माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि ऐसा असंभव है। मैं आज इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की पवित्र भूमि से कहता हूं, 1 साल तो छोड़िए, 6-6 महीने के अंदर केस डिसाइड होना शुरू हो जाएंगे। 6-6 महीने की इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अरे आप झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठे एफआईआर को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठे हलफनामा को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित तो करो, झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध तो घोषित करो, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून तो बनाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, साल भर तो ज्यादा होता है, 6-6 महीने के अंदर मुकदमे खत्म हो जाएंगे। जिस दिन हमने झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित किया, बेटा भी बाप के लिए झूठी गवाही नहीं देगा और बाप बेटे के लिए झूठी गवाही नहीं देगा, क्योंकि अभी तो एक आदमी अपराधी है, झूठी गवाही देने वाला भी अपराध करेगा। डर के मारे लोग झूठी गवाही नहीं देंगे, और जब झूठी गवाही नहीं देंगे, आधे केस ऐसे खत्म। आज जो 5 करोड़ केस चल रहे, मैं आज रिपीट कर रहा हूं यहां से, ये 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ केस अपने आप विड्रॉ हो जाए, केवल झूठी शिकायत गंभीर अपराध हो जाए, झूठी जांच गंभीर अपराध हो जाए, झूठा एफआईआर गंभीर अपराध हो जाए, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाए, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध हो जाए, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और बर्जरी गंभीर अपराध हो जाए, 50% केस अपने आप बाहर हो जाए। मुकदमे इसलिए चलते हैं क्योंकि दबंग को पता है कि मैं ये गरीब की जमीन कब्जा कर लूंगा, इसको 50 साल तक लड़ाता रहूंगा, 50 साल इसकी जमीन पे मैं फसल उगाऊंगा, व्यापार करूंगा, और 50 साल के बाद हार भी गया तो कुछ नहीं होगा, इसकी जमीन इसको लौटा दूंगा। यही तो होगा। दुनिया के कई देशों में हारी हुई पार्टी को जीते हुए पार्टी के मुकदमे का खर्चा उठाना पड़ता है। जो पार्टी हार गई, जज साहब कहते हैं जीता हुआ पार्टी इतने साल झेला है, इसका इतना खर्चा आया है, इसकी वकील की फीस ये हारी हुई पार्टी देगा। ये प्रावधान है। और बाकी तो छोड़ो, जिनके जुडिशियल सिस्टम को हमने नकल मारी है, ये प्रावधान वहां भी है, ब्रिटेन में है। ये दुनिया के कई देशों में झूठी शिकायत, झूठी गवाही, ये 10 से 20 साल की सजा होती है। इसमें हमने बनाया नहीं, हमने बनाना तो छोड़िए, जज को यह पावर नहीं है कि वो झूठ का कॉग्निजेंस ले ले। यह आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि आपको लगता होगा ये कैसे, ऐसा है। वो पुराने वाले सीआरपीसी में भी था, नए वाले बीएनएसएस में भी है, लिखा हुआ है नो कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द परजरी। मतलब क्या हुआ, मेरा और मधु जी का मुकदमा चल रहा हो और मैं कहूं कि मधु जी ने अपने एफिडेविट में जो जो बातें लिखी हैं, इसमें से 4 बात गलत है, और मधु जी ने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, इसमें 4 फॉल्स डॉक्यूमेंट हैं। उसके बावजूद उस जज को कॉग्निजेंस लेने की पावर ही नहीं है। अगर वो जज सेटिस्फाई हो जाए कि हां ये जो मधु जी ने डॉक्यूमेंट लिया, अरे भाई मधु जी आप ऐसे आप नहीं करती, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अगर जज सेटिस्फाई भी हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट है इसका आधार फर्जी है, राशन कार्ड फर्जी है, ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी है, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी है, वोटर आईडी फर्जी है, जो भी डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो उस जज को शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा। और किसके सामने शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा? बगल वाले जज के यहां। कोई जज इतना टेंशन क्यों लेगा? उसको 3 साल के बाद ट्रांसफर होके जाना है, और जब तक वो मुकदमा चलता रहेगा, जो जज शिकायतकर्ता बनेगा उसको बार बार आके वहां गवाही देनी पड़ेगी। तो मतलब एक जज, एक मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट को दूसरे मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पहले तो शिकायतकर्ता बनना पड़ेगा, और ट्रांसफर हो गया तो लौट लौट के आना पड़ेगा, और वहां दोबारा कटघरे में खड़े होकर अपना बयान देना पड़ेगा। एक जज दूसरे जज के कटघरे में खड़ा होकर बयान क्यों देगा? हमने 250 साल के बाद कानून बदला और ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे लगता है कानून का ड्राफ्ट करने वालों ने केवल एसी के चैंबर में बैठ के वहीं कोल्ड ड्रिंक पीते रहे और पुराने वाले को कॉपी पेस्ट मार के दे दिया। मैं कह रहा हूं केवल 2 काम हो जाए,
झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए। भारत के 800 जिलों में से हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक लैब बन जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग, और जो शिकायत करता हो उससे अंडरटेकिंग लेना शुरू कर दे। जैसे कोई थाने आए एफआईआर करने, उससे अंडरटेकिंग ले ले कि जो बातें मैं कह रहा हूं ये सब सत्य है, और जरूरत पड़ने पे इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करा लूंगा। जैसे केस को जांच हो, जांच करता जो हो, वो सब इंस्पेक्टर जो भी जांच करता हो, उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए, इस मुकदमे की हमने पूरी जांच कर लिया है और जांच में जो जो पाया ये सब सत्य है, और जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अपना भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। जो गवाह आए, गवाही से पहले उससे अंडरटेकिंग ले लिया जाए, जो मैं गवाही देने जा रहा हूं ये सब सत्य है और इसको चाहिए तो इसके लिए मैं अपना टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। झूठे गवाह भी भाग जाएंगे, झूठी शिकायत भी कम हो जाएगी, झूठे एफआईआर भी कम हो जाएंगे, और 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। और फिर प्राचीन जो हमारा सतयुग हुआ करता था, जैसे फटाफट सजा होती थी, फटाफट दंड मिलता था, वो व्यवस्था आ सकती है। कल मुझे बहुत तकलीफ हुई जब माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर दिया, जबरदस्त पावर दिया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 142 जैसा प्रावधान दुनिया के किसी संविधान में है ही नहीं है, जहां सुप्रीम कोर्ट की इतनी पावर दी गई है कि वो संसद का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, राज्यों का बनाया हुआ कानून खत्म कर दे, और जरूरत पड़ने पे कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, राइट टू जस्टिस को इंश्योर करने के लिए जो डायरेक्शन पास करना चाहे पास कर दे। जब वो केस आया तो मुझे लगा कि शायद आज इस मामले में देश की सभी राज्य सरकारों को नोटिस होगा कि भाई जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है कि नहीं है। दुर्भाग्य, हाथ खड़े कर दिए। और नतीजा क्या हो रहा है? भारत में घुसपैठ इसलिए होती है कि कानून सड़ा हुआ है और घुसपैठियों को सजा नहीं मिलती। भारत में सड़क के किनारे अवैध निर्माण इसलिए होता है क्योंकि कानून सड़ा हुआ है और अवैध निर्माण करने वालों को सजा नहीं मिलती। भारत में ड्रग स्मगलिंग के जरिए हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्रग स्मगलिंग का कानून हमारा सड़ा हुआ है और सजा नहीं मिलती। गूगल करके देख लेना, सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, 6 महीने के अंदर उठा के उसको फांसी दे दिया। अब किसी की हिम्मत है सिंगापुर में गांजा लेके घूमने की? हमारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने भी कॉलेज हैं, बड़े प्लान्ड वे में हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद करने के लिए वहां पे ड्रग की सप्लाई हो रही है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि न तो कठोर कानून है और जो सड़ा हुआ है भी उसमें भी सजा नहीं हो रही। इसलिए मैं कई बार कहता हूं, भारत की आधी समस्याओं के लिए हमारी सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था और सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है। भारत की 50% समस्याओं के लिए यह सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, जिसने आज तक जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल पे कभी कॉग्निजेंस नहीं लिया। दुनिया भर के केसेस पे सुओ मोटो लिया, लेकिन आज तक जस्टिस विद इन ईयर पे सुओ मोटो नहीं लिया। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक जस्टिस विद इन ईयर पे सुओ मोटो ले ले। देश के सारे डीजीपी से पूछे, सारे चीफ सेक्रेटरी से पूछे, जितने एडवोकेट जनरल हैं उनसे पूछे, अटॉर्नी जनरल से पूछे, सॉलिसिटर जनरल से पूछे, ये पॉसिबल है कि नहीं है। मैं कहता हूं 1 साल तो ज्यादा है, 6 महीने में सजा हो सकती है। और इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है कि भारत में इस समय 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है कि भारत में प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। यह सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का परिणाम है कि भारत में अश्लीलता बढ़ती चली जा रही है। सब कुछ समाज करेगा क्या? अरे सब कुछ समाज कर लेगा तो यह कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये किस काम के लिए है? सब कुछ समाज कर लेगा तो एक कलेक्टर, कप्तान, थानेदार, हवलदार ये किस काम के लिए? समाज का जागृत होना जरूरी है। लेकिन सब कुछ समाज कर लेता तो भगवान राम को यह नहीं कहना पड़ता भय बिन होय न प्रीत। अगर सब कुछ समाज कर लेता तो भगवान कृष्ण को यह नहीं कहना पड़ता सठे साठ्यम समाचरे। भारत की जितनी समस्याएं हैं इसमें से 50% समस्याओं का समाधान तो केवल और केवल
अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था को बदल के किया जा सकता है, जस्टिस विद इन ये लागू करके किया जा सकता है। और एक बात मैं बता दूं, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी बदलने का 3 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, इसमें से लगभग 50% हिंदू बच्चे पैदा हो रहे हैं। 10,000 हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। और घुसपैठ के ऊपर मेरी पीआईएल 2017 से चल रही है। जब मैंने 2017 में फाइल किया था, उस समय कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं। उनकी संख्या बढ़ते 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 गए, जाना तो बंद हुआ नहीं, आना जारी रहा। यहां भी जनसंख्या विस्फोट होता रहा। लगभग वो 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में हो चुके हैं। 2017 से मैंने फाइल किया तब 5 करोड़ थे, अभी 5.5 करोड़ हो चुके। अब इसमें आप वाई एनालिसिस करिए, घुसपैठ के मूल कारण की वाई एनालिसिस करिए, और धर्मांतरण के रूट काज की वाई एनालिसिस करिए। घुसपैठ होती क्यों है? 4,000 किलोमीटर की बाउंड्री खुली हुई है। घुसपैठियों को पता है कि भारत में 1946 वाला फॉरेनर एक्ट चल रहा है, जहां मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी या जुर्माना होगा। हम 1946 का फॉरेनर एक्ट आज तक नहीं बदल पाए। अगर हमने एक कानून बनाया होता कि भारत में घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल की सजा होगी, और उसका बैनर बनवा के पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे 1-1 किलोमीटर पे लगा दिया होता, जैसे हम घरों में लगाते हैं, सावधान रहें, यहां गेट पे बहुत खूंखार कुत्ता खड़ा हुआ है, लगाते हैं ना घर पे, सावधान रहें। आप सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी में लगाते हैं कि नहीं लगाते? अल्ट्रासाउंड जहां टेस्टिंग होती है वहां लगाते हैं, यहां लिंग परीक्षण नहीं होता है, पकड़े जाने पे गंभीर सजा होगी, लगाते हैं ना? अगर हमने केवल इतना ही कर दिया होता कि भारत में घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना यह गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे दोनों को 10 से 20 साल सजा होगी। और इसके हर जगह पोस्टर लगा देते, बड़े बड़े जहां चौराहे हैं वहां लगा देते, पूरे बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा देते, तो कुछ तो खौफ पैदा होता। खौफ ही नहीं है, खौफ ही नहीं है। 2,000 रुपए देके बॉर्डर से अंदर आते हैं, 2,000 रुपए में हमारे ही लोग अपना ईमान बेच रहे हैं, घुसपैठियों को ले आ रहे हैं 2,000 में। जिनकी ड्यूटी है घुसपैठियों को रोकने की, वो 2,000 रुपए में घुसपैठियों को अंदर अलाउ कर देते। अंदर आता है घुसपैठिया, दलाल को पकड़ता है, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 रुपए में आधार बनवा लेता है, 4,000 दूसरे दलाल को पकड़ता है, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेता है, 6,000 दलाल को पकड़ता है, 2,000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है, 8,000 दलाल को पकड़ता है, 2,000 रुपए में मैक्सिमम। मैं दिल्ली और मुंबई का रेट बता रहा हूं, गांव में इससे कम है, सस्ता। मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, सस्ता इससे। दलाल को पकड़ता है और 2,000 रुपए में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेता है। फिर दलाल को पकड़ता है, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है और जनधन खाता खोल लेता है, सारे सरकारी योजनाओं का लाभ लेता है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का लाभ लेता है, केंद्र सरकार की योजनाओं का, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेता है, मुफ्त में राशन लेता है, मुफ्त में मुद्रा लोन लेता है, मुफ्त में जो है मकान लेता है। इस बीच में कोई चुनाव आता है, हमारे यहां हर साल चुनाव होता है, एक साल वोटर
पार्षद का होता है, 1 साल प्रधान का होता है, 1 साल विधानसभा का होता है, 1 साल लोकसभा का। जैसे वोटर लिस्ट अपडेट होना शुरू होती है, किसी एक नेता के पास, वोटजीवी नोटजीवी गद्दार नेता के पास जाता है, कहता है हमारे पास 100 वोट है, हमारा नाम नहीं जुड़ा हुआ है, ये देख लो 6-6 डॉक्यूमेंट है, हमारा नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे। वो वोटजीवी नोटजीवी गद्दार नेता उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता है और वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। ये खेल, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां नहीं हो रहा है। आपके दिल्ली के ऐसा कोई जिला नहीं है जहां यह खेल नहीं हो रहा है, ऐसी कोई विधानसभा है नहीं है जहां यह खेल नहीं हो रहा है, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां यह खेल नहीं हो रहा है, ऐसी कोई लोकसभा है जहां वार्ड नहीं हो रहा है। और विश्वास नहीं है, आज मैं दिल्ली वालों से कहता हूं, दिल्ली में 7 लोकसभा है, वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। जनगणना तो 10 साल पे होती है, लेकिन वोटर आईडी हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। आज की 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट को 1999 की वोटर लिस्ट से कंपेयर कर लो, केवल 25 साल पुरानी। हम 1950 के वोटर लिस्ट या 1960 के वोटर लिस्ट की बात नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूं केवल 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख लो। तुम्हारे विधानसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, तुम्हारे लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, और तुम्हारे वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल गई। एक बार तुलना करके देख लो। तो अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो केवल घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कठोर कानून बनाना पड़ेगा। जब आप भ्रष्टाचारियों को टांगना शुरू करेंगे, 2-4 भ्रष्टाचारियों को फांसी पे और 2-4 घुसपैठियों को फांसी पे चढ़ाएंगे या आजीवन कारावास देंगे, मैं कहता हूं 80% घुसपैठिए डर के मारे खुद ही भाग जाएंगे। बाकी जब 20% बचेंगे तो उनको पुलिस ढूंढ लेगी। हमने राफेल बना रखा है, खरीदा है, राफेल चलाया क्या? हमने अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, परमाणु बम बनाया, चलाया क्या? किस लिए बनाया? डराने के लिए। ऐसे जो कानून बनाए जाते हैं, खतरनाक कानून, कठोर कानून, जो सिंगापुर बनाता है, जापान बनाता है या बाकी देश करते हैं, किस लिए? खौफ पैदा करने के लिए। हमारे यहां आना नहीं, गलत काम मत करना, करोगे तो टांग देंगे। सारी बातों पे चर्चा होती है, लेकिन इस पे नहीं। मैं आपसे, अच्छा एक चीज आप बताओ, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है नहीं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ हमारे लिए देशद्रोह है कि नहीं? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कानून है, एनएसए, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए, लेकिन पुलिस लगाती नहीं है। घुसपैठ एक वेजिंग वॉर है। अरे 5000 घुसपैठिए गए, उन्होंने 90% पारसी पॉपुलेटेड पर्शिया को ईरान बना दिया, जहां 90% पारसी थे। हमारे यहां तो 5 करोड़ आ चुके हैं। और वेजिंग वॉर की धारा है भारत में, लेकिन घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर लगाते ही नहीं। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, पूरा सिंडिकेट है। एक व्यक्ति बॉर्डर से अंदर कराता है, दूसरा व्यक्ति उनको बस में बैठा के उनको इधर लाता है, तीसरा उनका आधार बनवाएगा, एक उनका वोटर आईडी बनवाएगा, एक उनका राशन कार्ड बनवाएगा, एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कराएगा। इससे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम क्या हो सकता है? और वो किस लिए करता है? क्योंकि उसको 50,000 रुपए पर पर्सन घुसपैठियों को अंदर लाने के लिए मिलता है। पैकेज है पूरा। भाई ड्राइवर की नौकरी करेगा तो दीदी वो 20,000 रुपए महीने कमाएगा। इंजीनियर बन गया, मैनेजर बन गया तो महीने में कितना कमाएगा? 50,000 रुपए। लेकिन अगर वो घुसपैठियों को बॉर्डर से अंदर लाना काम शुरू कर दे, वो महीने में 5 से 6 लाख रुपए कमाएगा, क्योंकि उसको पर पर्सन 50,000 मिल रहा। 50,000 में 25,000 रुपए खर्च भी हो गए सब डॉक्यूमेंट बनवाने पे, तो 25,000 तो बचा। अगर उसने महीने में ज्यादा नहीं 20-30 घुसपैठियों को अंदर करा के सेटल कर दिया, गुजरात में सेटल कर दिया, कश्मीर में कर दिया, जंगलों में कर दिया, हिमाचल प्रदेश में कर दिया, उत्तराखंड में कर दिया, उसका 4-5 लाख रुपए काम हो गया। जब तक ये फंडिंग नहीं बंद होगी, चाहे वो हवाला की फंडिंग हो या एफसीआरए की फंडिंग, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। जब तक भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। और घुसपैठ नहीं रुकी तो मैंने आपको कहा था 5,000 घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया था। हमारे देश में तो 5 करोड़। हम घुसपैठियों को खिलाफ, जिस दिन घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए लगाना शुरू कर देंगे, यूएपीए लगाना शुरू कर देंगे, वेजिंग वॉर की धारा लगाना शुरू कर देंगे, देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर देंगे, गैंगस्टर लगाना शुरू कर देंगे,
उस दिन घुसपैठियों पे आना कम से कम बंद हो जाएगा और धीरे धीरे भागना भी शुरू हो जाएगा।